हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम राजस्थान पॉलिटी के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो टॉपिक नए ऐड हुए हैं उनमें से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आप ये समझ लीजिए कि 50 टॉपिक अगर नए ऐड हुए ना, तो 50 में से 45 टॉपिक पे तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 45 चलो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 40 तो मान के चलो। और जो नए ऐड हुए हैं तो नए ऐड वालों को प्रायोरिटी तो मिलनी ही है। तो अगर हम नए नए टॉपिक भी करके जाएं, मान लो 20 टॉपिक नए ऐड हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए करीबन 15 क्वेश्चन हमारे शॉर्ट इन टॉपिक्स में से आने वाले हैं। 20 टॉपिक्स में से ना, तो नए जो टॉपिक ऐड हुए हैं उनको हमको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम राजस्थान बॉडी टीम में जैसे कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं। एक तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का और अदर जुडिशियल बॉडीज़ का। सबसे पहले हाई कोर्ट तो पहले भी था और अभी भी है। हाई कोर्ट के साथ में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स एंड अदर जुडिशियल बॉडीज़। फिर एक एडवोकेट जनरल ये ऐड हुआ है। राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और म्यूनसिपालिटीज़ इन राजस्थान। पंचायती राज संस्थाएं पहले से था, म्यूनसिपालिटीज़ ऐड हो गया। तो इस लेक्चर के अंदर हम सबऑर्डिनेट ये जो 4 टॉपिक हैं ये टॉपिक देख लेंगे और म्यूनसिपालिटीज़ का हम एक अलग से लेक्चर बना के डिस्कस करेंगे। हो सकता है इसके साथ हम पंचायती राज भी कोशिश करेंगे, पंचायती राज भी इसी के साथ डिस्कस कर ले इसी वीडियो में, एक वीडियो में, है ना। तो और इसके अलावा भी देखिए क्या ऐड हुआ। पहले क्या था, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था टॉपिक में, लेकिन अब क्या किया, इसको इलेबरेट कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पूछ लिया, स्टेट सेक्रेटरीट्स, उनके डायरेक्टोरेट्स, एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, ये अलग से इन्होंने पूछ लिए, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि जैसे ये तो चलो इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन इतना मतलब ये संविधान के अंदर दे नहीं रखे हैं, तो इससे रिलेटेड प्रोविजंस कम है। ये एक तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है जो आईएएस वगैरह जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं ना। तो आप ये देखिए, एजी में से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी वेरी वेरी हाई है। रेवेन्यू बोर्ड में से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट हाई है। और जो स्टेट वुमेन कमीशन है इसमें से भी पूछने की प्रोबेबिलिटी हाई है। तो ये तो आप अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। तो ये देखिए, जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स से हम पहले टॉपिक जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स से चालू करते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स तो संविधान के पार्ट 6 के अंदर दे रखी है, आर्टिकल 233 से 237। आर्टिकल 231 क्या कहता है, डिस्ट्रिक्ट जज सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो है, देखिए किस तरह से होगी। सबऑर्डिनेट कोर्ट के अंदर तीन तरह की कोर्ट आते हैं, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट और रेवेन्यू कोर्ट। तो रेवेन्यू कोर्ट जो है, रेवेन्यू कोर्ट के अंदर रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर सुने जाते हैं। क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो आपराधिक मुकदमे है ना, जैसे रेप, चोरी, बलात्कार, इस तरह के जो केस है वो सुने जाते हैं। और सिविल कोर्ट्स के अंदर क्या होगा, जो सिविल मैटर्स है, जैसे कोई ज़मीन जायदाद का मैटर हो गया या वसीयत का मैटर हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, किराएनामे को लेकर झगड़ा हो गया, तो वो सुने जाते हैं। तो इनके अंदर डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज आते हैं। सेशन जज के अंडर में एडिशनल जज होते हैं, फैमिली कोर्ट्स आती है। और जो माइन्यूट्स मैटर होते हैं, छोटे मैटर, जैसे उनके लिए जो लोक अदालत वगैरह भी बैठती है, इस तरह के मैटर इसके सिविल कोर्ट के अंडर में आते हैं। और क्रिमिनल कोर्ट्स के अंडर में क्या आते हैं, इसके अंडर में सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। और बड़े बड़े सिटीज़ में क्या है, सीधा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बैठता है। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास तक हो सकता है। रेवेन्यू बोर्ड के अंदर आयुक्त, कलेक्टर बैठते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के अंडर में आयुक्त और कलेक्टर आता है। कलेक्टर के अंडर में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ये लोग आते हैं ना। तो इनकी भी कोर्ट्स होती है, ये भी रेवेन्यू कोर्ट के मैटर सुनते हैं। तो देखिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट जज क्या है, गवर्नर के द्वारा अपॉइंटेड होता है। और जो हाई कोर्ट है, ठीक है, एडवाइस कौन देता है, हाई कोर्ट, कि भाई किसको चुना जाना है।
और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि 7 साल तक एडवोकेट होना चाहिए और जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नौकरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और हाई कोर्ट जो है उसको कंसीडर करे कि भैया एलिजिबल है तो वो एलिजिबल हो सकता है। आर्टिकल 235 में क्या कर रहा है, हाई कोर्ट जो है कंट्रोल्स करता है किसको, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को। ये सबऑर्डिनेट हमारे इंडिया के अंदर क्या है कि कोर्ट्स जो है इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कोर्ट्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट्स इनके अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सेशन कोर्ट्स हैं, उनको कंट्रोल करता है ना। तो हमारा जो फीचर है वो इंटीग्रेटेड फीचर है, ऐसा नहीं कि सेंट्रल की कोर्ट्स अलग हैं स्टेट की कोर्ट्स अलग हैं, नहीं, सेंट्रलाइज फीचर है हमारा, इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो देखिए जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या जिले का सबसे बड़ा कोर्ट होता है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में सिविल जज कोर्ट आता है, वहाँ पे 2000 से 10,000 रुपये तक के जो भी फौजदारी जो भी सिविल मैटर्स हैं, ठीक है ना, सिविल मैटर्स 2000 से 10,000 तक इनके यहाँ सुने जाते हैं। सिविल जज कोर्ट के अंडर में मुंशिफ कोर्ट आता है, यहाँ पे न्यूनतम राशि के झगड़े 2000 से नीचे के जो भी झगड़े हैं उनका सलटारा किया जाता है। तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये माइनट्स जो मैटर है, जो छोटे मैटर हैं, मुंशिफ कोर्ट से नीचे के मैटर हैं, उनका डिसीजन अगर वहाँ हो गया तो उसके खिलाफ किसी कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। चाहे लोक अदालत में भी अगर कोई मैटर आपका हो जाता है तो उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो फ्रेश मैटर भी हियर करती है और अपील, जैसे मान लो म्यूनसिपल कोर्ट में सिविल जज कोर्ट में आपका कोई मैटर था, है ना, तो उसको आपका डिसीजन हुआ और आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप अपील कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का डिसीजन जो है, मान लो यहाँ पे भी आपको संतुष्टि नहीं हुई तो आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन जो माइन्यूट जो मैटर्स हैं उनके लिए जो कोर्ट ने डिसीजन दिया उसके खिलाफ अपील आप नहीं कर सकते। फिर सेशन कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट। तो सेशन कोर्ट के अंदर एक तो वो मैटर्स आते हैं जैसे हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार। दूसरे मैटर्स कौन से आते हैं, जैसे एक्साइज एक्ट का कोई मैटर है, गैम्बलिंग आप कर रहे हैं, इस तरह के मैटर जो हैं वो भी फौजदारी मुकदमों में आते हैं, सेशन कोर्ट में आते हैं। और रेवेन्यू कोर्ट, हाईएस्ट कोर्ट जो है वो रेवेन्यू बोर्ड है राजस्थान के अंदर, रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर्स का, ठीक है। फिर ये तो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गया। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो एक तो एलिजिबिलिटी है और ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, और तो ठीक है, और तो कुछ ऐसा है नहीं। फिर अदर जुडिशियल बॉडीज़, इसमें हम देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नलसा, ठीक है, नलसा, ये नहीं आएगा। तो नलसा के मुख्य संरक्षक कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अंडर आर्टिकल 39A और जो DPSP है उसके अंदर भी जो है सबको समान न्याय उपलब्ध करवाना, आर्टिकल 39A के अंदर भी सबको न्याय का अधिकार है। तो उसके लिए किसी भी नागरिक को न्याय के अवसरों से वंचित न किया जाए, सरकार ने नलसा की स्थापना की। नलसा के अंदर क्या है, एक तो नलसा के अंडर में आता है स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके अंडर में आता है कौन, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, उसके अंडर में आता है तालुका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। तो SLSA के हाई कोर्ट है मुख्य संरक्षक, ठीक है। कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं हाई कोर्ट के जज या रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, और राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श पर इसकी नियुक्ति होती है ना। अन्य सदस्यों की नियुक्ति किससे होती है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से परामर्श करके अन्य सदस्यों की नियुक्ति भी की जाती है। अब इसमें ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये मैं यहाँ लिखना भूल गया, देखिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे या तो एक अलग से वीडियो बना के,
कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अंदर में, या आप इसको खुद होमवर्क में पढ़ लीजिएगा, के अंतर्गत किन किन को फ्री लीगल एड प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें देखिए, जहाँ तक मुझे याद है, एक तो आपकी इनकम 1 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। SC ST और जो वुमन है वो भी इसमें फ्री है, और जो दिव्यांगजन है ना, दिव्यांगजन फ्री है। ऐसी लगभग 8 कैटेगरीज है जहाँ तक मुझे याद है। 8 कैटेगरीज आप साइड पे देख लीजिएगा NLSA की, और इनको याद रखिएगा। इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल नहीं है ना, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं, जो हमारा है एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल क्या है? एक तो संवैधानिक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। आर्टिकल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पार्ट 6 के अंदर आर्टिकल 165 के अंदर यह संवैधानिक पोस्ट है, और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और लीगल एडवाइज़र है स्टेट का। तो आर्टिकल 165(1) कहता है नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होगी। आर्टिकल 165(2) के अंदर इसके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, क्या क्या इसको करना है। आर्टिकल 165(3) के अंदर इसका रिमूवल बताया गया है। रिमूवल क्या है? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, ठीक है ना, या ये रेजिग्नेशन देते। कार्यकाल इसका जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा गया है। पावर और जुडिस्डिक्शन क्या है? एक तो जो है पूरे स्टेट इसको जो है जुडिस्डिक्शन में आता है, और स्टेट के सभी न्यायालय में इसको सुनवाई का अधिकार है। ये मेंबर नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली का, लेकिन उसके अंदर उसकी सुनवाई के अंदर पार्ट ले सकता है, लेकिन वोट नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 177 कहता है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये मेंबर बन सकता है किसी भी कमेटी का, पार्लियामेंट की। एन्जॉय एवरी राइट एट पार विद मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट। तो जो इन लोगों को, नेता लोगों को जो राइट्स मिले हुए हैं, वो भी विशेषाधिकार इसको मिलते हैं। अब इसके थोड़े से फैक्ट्स आप ध्यान रख लीजिएगा। इनमें से देखिए, इसमें इस टॉपिक में से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा है। तो मेन पीठ जो इसकी थी जोधपुर में है, अभी भी जोधपुर में है, और जो खंड पीठ है वो जयपुर के अंदर है। प्रेजेंट AG कौन है हमारे? राजेंद्र प्रसाद जी। कौन से नंबर के AG है? 19th नंबर के। फर्स्ट AG कौन थे? GC कासलीवाल। अब ये GC कासलीवाल जब बने थे ना, तो 15 साल तक तो इन्होंने किसी का नंबर ही नहीं आने दिया, किसी का नंबर नहीं आने दिया। सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा, और ये राजस्थान के विधानसभा के सदस्य भी रहे, नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे कौन से AG हैं जो नगर निगम के अध्यक्ष रहे? तो कौन रहे? GC कासलीवाल। 15 साल तक इन्होंने नंबर नहीं आने दिया। एकमात्र कार्यवाहक कौन थे? AK माथुर साहब। LM सिंघवी जो थे वो भी आपके AG थे, दोनों सदनों के सदस्य रहे, ब्रिटेन में इंडिया के एम्बेसडर रहे, और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। अब एक से अधिक बार ये पूछ लेगा, जैसे निम्न में से कौन 2 या 2 से अधिक बार AG नहीं बने, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। NM लोढ़ा, SM मेहता, SK तिवारी और BR अग्रवाल, ठीक है। BR अग्रवाल 3 बार रहे, और बाकी सब 2-2 बार। तो इस तरह से ये हमारा छोटा सा टॉपिक था AG का, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन, इससे ही पूछ सकता है। एक तो इसकी अधिसूचना कब जारी हुई? 15 मई 1999, ठीक है। अब इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप तो ये ध्यान रखिए, महिलाओं से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे सरकार कोई कानून बनाना चाहती है, या सरकार से कोई कानून बनवाना है, या सरकार ने कोई कानून बना दिया उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, उन सब को सुधारने के लिए
पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए, महिलाओं के हितों की रक्षा करने के लिए, मौजूदा कानून की समीक्षा संशोधनों की सिफारिश करने के लिए, उपचारात्मक लीगल सॉल्यूशन की रिकमेंडेशन देने के लिए। तो ये जो है इसके उद्देश्य है। अब कंपोजिशन क्या है इसकी? धारा 3 के तहत इसकी कंपोजिशन है 1+3+1। एक तो चेयरमैन होगा, 3 मेंबर होंगे महिला मेंबर, एक एससी की होगी, एसटी की होगी और एक ओबीसी की होगी, और एक जो मेंबर होगा मेंबर सेक्रेटरी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होगा, चाहे आरएस हो चाहे आईएएस हो। कार्य इसका धारा 3 में दे रखा है। कार्य में क्या दे रखा है इसने कि एक तो अनुचित व्यवहार की जांच करेगा, गंभीर विवाद की जांच करेगा, फिर सुधार और उपाय बताएगा, और इनसे संबंधित जो भी है वो रिपोर्ट देगा। जेल, थानों, महिला आश्रय घर का इंस्पेक्शन करेगा और करेक्टिव मेजर्स बताएगा भाई क्या करना चाहिए। महिलाओं को समान अवसर मिले इसके लिए कार्य करेगा, जागरूकता फैलाएगा। कोई भी कानून बनवाना है, स्व प्रेरणा से संज्ञान लेना है तो ये आयोग वो कार्य करेगा। फिर धारा 10 के अंदर इसकी शक्तियाँ, ये धारा इतनी सारी याद नहीं रख पाओगे, कोई इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बता दूंगा, और वैसे बता रहा हूँ तो सुनते जाइए, है ना। सिविल कोर्ट की पावर जो है वही इसकी पावर है, ये किसी को भी सम्मन कर सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है, कार्यवाही कर सकता है। अगर आप सम्मन नहीं हुए, आपने कोई दस्तावेज नहीं दिए, तो ये आपके खिलाफ लिखित आपराधिक मामला दर्ज करके संबंधित कोर्ट को आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए बोल सकता है ना। सिविल कोर्ट की पावर है इसको। तो इसका टेन्योर कितने साल का रहेगा? 3 साल का रहेगा। रिमूवल धारा 8 के अंदर दे रखा है, कब कब रिमूवल हो सकता है, या तो दिवालिया हो जाए, या ऐसा कोई कांड कर दे कि उसको बस जेल जाना पड़ेगा, या पागल टाइप हो जाए, अनसाउंड माइंड का हो जाए, या मना कर दे कोई भी काम के लिए, ये काम तो मेरे से होगा ही नहीं, या 3 बैठकों से लगातार गायब हो, या पद का दुरुपयोग करे। तो इस तरह से आप जो राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन को, कमिश्नर को हटा सकते हो, इसके सदस्यों को हटा सकते हो। प्रथम अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? कांता कथूरिया थी, और अंतिम अध्यक्ष अभी रेहाना रियाज चिश्ती हैं। ठीक है। धारा 5 क्या कहती है कि कोरम होना चाहिए, अध्यक्ष प्लस 2 मेंबर जब तक नहीं हो जाते तब तक आप कोई बैठक नहीं कर सकते, और राज्य सरकार 3 महीने में आयोग की सिफारिश पर निर्णय नहीं लेती है तो आयोग निर्णय लेना पड़ेगा सरकार को, और आयोग को कार्रवाई की जानकारी भी देनी पड़ेगी। तो फिर ये इस तरह से हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए, और फिर अब इस लेक्चर के अंतिम टॉपिक की तरफ चढ़ते हैं हम। रेवेन्यू बोर्ड अजमेर। अजमेर के अंदर रेवेन्यू बोर्ड है मेन, तो हाईएस्ट रेवेन्यू कोर्ट है स्टेट का, एक तरह की एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इसकी जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1949 में हुई थी, और जो इसकी सर्कल बेंच है एक और, वो जयपुर में। ये कोर्ट क्या काम करता है? राजस्व वादों की अपील, पुनरीक्षण, भू लेखों का रख रखाव, बंदोबस्त, किसानों को सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य जो है रेवेन्यू बोर्ड करता है। इसका कंपोजिशन क्या है? 1+20। अब 1 एक तो चेयरमैन हो गया, तो आप देखिए जो 20 लोगों का है ये कैसे है कि 5 तो आईएएस होने चाहिए, 11 आरएस होने चाहिए, 2 लॉयर और 2 आरजेएस होने चाहिए, जो सिविल ये जज जो सेवा है जुडिशियल सर्विसेज, उसका एक सीनियर आईएएस मतलब सीनियर आरजेएस होना चाहिए। सत्यनारायण राव की कमेटी की सिफारिश पर क्या हुआ था? नवंबर 1958 में राजस्व मंडल जयपुर से अजमेर शिफ्ट हुआ। ये ध्यान रखना, जब से आज तक वहीं चल रहा है राजस्व मंडल, 1958 में अजमेर आया था। फिर मेंबर कंपोजिशन हमने देख लिया। धारा, ये याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, किस धारा के तहत राजस्व बोर्ड जो उच्च न्यायालय को निर्देशित करने की शक्ति रखता है? धारा 12 के अंदर। और हर 5वें वर्ष इसको कृषि गणना करवाना है, पशु गणना करवाना है, और कई सारे काम जो भी रेवेन्यू से रिलेटेड है वो सब आप ये समझ लीजिए राजस्व बोर्ड से ही संबंधित है। हमने यहाँ से भी इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। एकदम डिटेल में जाके पीएचडी करना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य सिर्फ है एग्ज़ाम क्लियर करना। तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो ज़रूरी है और उसके आसपास की जो इन्फॉर्मेशन जो आपको जाननी ज़रूरी है वो हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से हमने ये 3-4 टॉपिक जो थे वो कंप्लीट कर लिए। अब नए एडेड टॉपिक के अंदर हमारा सिर्फ म्यूनसिपालिटीज़ रह रहा है,
और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये चीफ सेक्रेटरी स्टेट सेक्रेटरी ये रह रहा है। तो इसको हम बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। आप सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करिए, कोई भी आपके डाउट है या किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए और सपोर्ट करिए। थैंक यू।